अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मोसियो पॉइंट की कार जब छोटे से होटल की इमारत के सामने रुकी तो शाम के धुंधले साए तेजी से अंधेरे में बदल रहे थे। हर तरफ एक अजीब खामोशी और वीरानी फैली हुई थी। पॉइंट ने कार की बत्तियां बुझाकर इधर उधर देखा। पेड़ों की टहनियों से पत्ते झड़ चुके थे और दूर दूर तक सड़क पर उन पत्तों का फर्श सा बिछा हुआ था। फिजा में धीरे धीरे खुनकी पड़ रही थी। पॉइंट ने मुंह खोलकर हल्की सी जमाई ली। खुदा की पनाह, 50 मील का लगातार सफ़र भी कैसा अजाब था। और ये जंगल कितना वीरान और सुनसान है। नंग धड़ंग पेड़, डरावना सन्नाटा, कोई चिड़िया भी तो नहीं बोलती। चलो, अच्छा हुआ कि राह में एक होटल मिल गया है, वरना रात इस भयानक जगह पर बसर करनी पड़ती, या और 50 मील का सफ़र तय करके पेरिस पहुंचना पड़ता। मगर उसने होटल की छोटी सी इमारत के बरामदे में जलता हुआ लैंप देखकर अपने आप से कहा, इस जगह पर यह होटल जिस शख्स ने बनवाया है वो ज़रूर कोई बेवकूफ़ आदमी है। भला यहाँ कौन आता होगा। फिर उसे याद आया कि ये अक्टूबर का महीना और पतझड़ का मौसम है। बेशक इस मौसम में तो शहरों और कस्बों के सभी होटल खाली पड़े रहते हैं। अलबत्ता टूरिस्ट, आवारा लोग या मुजरिम यहाँ आकर बसेरा कर लेते हैं। उसने अंदरूनी जेब टटोली। नरम चमड़े के बने हुए खूबसूरत बटुए से उसकी उंगलियां टकराईं। मोसियो पॉइंट के जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने बटुआ बाहर निकाला जो नए नोटों से भरा पड़ा था, और ये वो रुपया था जो उसे अलग दुकानों और फर्मों के मालिकों ने अपना माल मंगवाने के सिलसिले में एडवांस पे कर दिया था। पॉइंट का ताल्लुक पेरिस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से था। वो उनके नुमाइंदे की हैसियत से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में घूम फिर कर ऑर्डर हासिल करता। तनख्वाह के अलावा उसे कमीशन भी अच्छा खासा मिल जाता था। उसने नोटों को एहतियात से गिनकर दोबारा बटुए में रख दिया। दिल ही दिल में वो हिसाब लगा रहा था कि इस दफ़ा कमीशन की रकम दुगनी हो गई है। अगले साल तक ज़रूर उसके पास इतनी रकम जमा हो जाएगी कि वो अपना कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर सकता है। उसने कार की सीट से सर उठाकर इत्मीनान की सांस ली और आंखें बंद करके उन खुशगवार सोचों में गुम हो गया जब वो नौकरी छोड़कर खुद अपने कारोबार का मालिक होगा। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, हालांकि वो उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जहां जवानी रुखसत होने लगती है और अधेड़पन शुरू हो जाता है। मुझे अब कुछ करना ही चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा। मालदार आदमी को तो खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत आसानी से मिल जाती है। अचानक वो अपने ख्यालों से चौंका। उसे भूख लग रही थी। अब वो थकन भी महसूस करने लगा। कार के दरवाजे अच्छी तरह बंद करने के बाद वो धीरे धीरे चलता हुआ होटल की डेवरी में पहुंचा, जहां तेल से जलने वाला एक बड़ा लैंप जल रहा था। बाहर लॉन में 4-5 मेज़ें और कुर्सियां पड़ी थीं, लेकिन वहां कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। पॉइंट ने इधर उधर देखा। कमाल है, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। शायद होटल में इस वक्त कोई भी आदमी मौजूद नहीं। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ हॉल में दाखिल हुआ। सामने ही बार था। शराब की अनगिनत बोतलें तेल से जलते हुए लैंपों की जर्द रोशनी में जगमगा रही थीं। पॉइंट ने घूमती हुई नज़रों से हॉल का जायज़ा लिया। हर चीज़ साफ सुथरी और बढ़िया थी। यहाँ लगा हुआ फर्नीचर भी बेशकीमत और नया नज़र आ रहा था, मगर उसे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। अब हैरत की जगह उस पर डर हावी होने लगा था। उसने काउंटर पर रखी हुई चमकदार घंटी पर हाथ मारा। घंटी की आवाज़ किसी रहस्यमयी हसीना की हंसी की तरह हॉल की फिजा में गूंजी, और फिर पॉइंट ने दूसरी तरफ से कदमों की हल्की हल्की चाप सुनी। कोई इधर आ रहा था। खुदा का शुक्र है, कम से कम एक शख्स तो यहाँ मौजूद है।
हॉल के दाएं कोने में एक छोटा सा दरवाज़ा खुला और छोटे कद का एक मोटा गंजा शख्स हॉल में दाखिल हुआ। माफ़ कीजिए मौसियो, मैं बावर्ची खाने में था, मैं किचन में था, उसने पॉइंट की तरफ देखकर कहा। पॉइंट ने ऊपर से नीचे तक आने वाले का गहरा जायज़ा लिया और ये महसूस करके उसे हैरत हुई कि होटल का मालिक या जो कोई भी है निहायत अजीब आदमी है। पहली नज़र में वो इंसानी शक्ल और सूरत का एक हौलनाक, एक भयानक बिज्जू दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर नीले रंग की गोल गोल आंखें थीं और कानों पर काले मोटे बाल उगे हुए थे। उसका गंजा टकला खूब चमक रहा था। पॉइंट को बाद में मालूम हुआ कि उसने टकले पर तेल मल रखा था। काउंटर पर पहुंचकर वो मुस्कुराया और उसके दांत देखकर मोसियो पॉइंट के जिस्म में डर की हल्की सी लहर दौड़ गई। दांतों का रंग सुनहरा था, जैसे वो सोने के बने हुए हों। उसके हाथों की उंगलियां मकड़ी की टांगों की तरह पतली, बालदार और मुड़ी हुई थीं। जब उसने अलमारी से एक बोतल निकालकर काउंटर पर रखी तो पॉइंट को यूं लगा जैसे बोतल पर कोई बड़ी सी मकड़ी चिमटी हुई है। उसने नफरत से होठ सिकोड़े और मुंह फेर कर कहा, इस होटल का मालिक कौन है? मैं हूं मोसियो, और कौन होगा? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी चुभन थी कि पॉइंट का जी मतलाने लगा। उसके दिल में उस शख्स के खिलाफ नफरत और गुस्से का बेपनाह जज्बा उभर रहा था। क्या नाम है आपका? इस खादिम को ज़ेडल कहते हैं मोसियो, उसने जवाब दिया। मैं आपकी हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ, फरमाइए क्या हुक्म है? मैं सिर्फ एक रात के लिए कमरा लेना चाहता हूँ, क्या कोई खाली है? और हाँ, रात का खाना भी। ज़रूर ज़रूर, ज़ेडल ने अपनी चमकदार नीली नीली आंखें घुमाकर जवाब दिया। फिर उसने एक गिलास में सुनहरे रंग की शराब उडेलकर पॉइंट की तरफ बढ़ाई। लीजिए, इसे चखिए, ये ख़ास इसी होटल की है। पॉइंट ने शराब अपने हलक में उडेली। उसकी थकान कुछ कम हो गई। अब उसने खूब गौर से ज़ेडल को देखा और अपनी बेवकूफ़ी और बुज़दिली पर दिल ही दिल में मुस्कुराया। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, इस आदमी से ख्वामख्वाह डर गया। ये तो सीधा साधा आदमी है, लेकिन है कुछ पागल, कुछ खपती सा। देखिए, मेरा कुछ सामान बाहर खड़ी हुई कार में पड़ा है, पॉइंट ने कहा। यह सामान उस कमरे में भिजवा दीजिए जो मुझे आप किराए पर देने वाले हैं। अब मैं हाथ मुंह धोकर कुछ देर के लिए सुस्ताऊंगा, इतने में आप खाना तैयार कर लीजिए। बहुत बेहतर मोसियो, ज़ेडल ने कहा और होटल का वो रजिस्टर उसके आगे रख दिया जिसमें मुसाफिर अपने नाम पते दर्ज किया करते थे। दस्तखत करने के बाद जब पॉइंट ने कलम ज़ेडल को वापस दिया तो एक लम्हे के लिए उसकी उंगली ज़ेडल के हाथ से मिस हुई और पॉइंट को यूं लगा जैसे कोई सुई उसकी उंगली में चुभ गई है। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। खुदा रहम करे इस शख्स पर, इसके हाथों पर बाल हैं या सुइयां? ज़ेडल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। लकड़ी का बना हुआ भारी दरवाज़ा बग़ैर आवाज़ पैदा किए यूं खुल गया जैसे वो हाथ के इशारे के इंतज़ार में था। चले आइए मौसियो, आपका कमरा दूसरी मंजिल पर है। एक लम्हे के लिए पॉइंट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे अपने कदमों तले किसी नरम चीज़ का एहसास हुआ। शायद मोटा कालीन बिछा था। फ़ौरन ही रोशनी फैल गई। उसने देखा कि ज़ेडल ने एक लैंप जला दिया है। क्या होटल का सारा धंधा आप ही के ज़िम्मे है? कोई मुलाजिम वगैरह नहीं है क्या? मौसियो, मुलाजिम तो कई थे, लेकिन आप जानते हैं कि पतझड़ के इस मौसम में यहाँ कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए मैं मुलाजिमों को छुट्टी दे देता हूँ। आह, ये क्या? मोसियो पॉइंट के हलक से एक हल्की सी चीख निकली, लेकिन फ़ौरन ही वो संभल गया। काले रंग की एक बिल्ली जो उस अंधेरी गैलरी में न जाने क्यों छुपी बैठी थी, अचानक उसके पैरों तले आ गई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ मौसियो, ज़ेडल ने कहा
ये दरअसल मेरी पालतू बिल्ली है। ठीक है, पॉइंट ने बेसब्री से उसकी बात काट कर कहा। आप प्लीज़ मुझे जल्दी से वो कमरा दिखा दीजिए। जी हाँ, कमरा देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत आरामदेह है और उसके साथ ही अटैच बाथरूम भी है। मैं किराए में खासी रियायत कर दूंगा। शर्त यह है कि आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए। मैं फ़िलहाल एक रात काटना चाहता हूँ, फिर कभी इधर आने का इत्तेफाक हुआ तो यहीं ठहरूंगा। अब वो सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर जा रहे थे। लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियों पर भी नरम मोटे कालीन बिछे थे। ये जेडल भी खासा मालदार आदमी मालूम देता है। कमबख्त ने सीढ़ियों पर भी बेशकीमत कालीन बिछा रखा है। पॉइंट ने दिल में सोचा, लेकिन आदमी कुछ गड़बड़ मालूम होता है। बहरहाल मुझे इससे क्या, एक रात का तो मामला है। आइंदा यहाँ आने वाले पर 1000 बार लानत। लीजिए मौसियो, ये है आपका कमरा। जेडल ने दूसरी मंजिल के साउथ बरामदे की तरफ मुड़कर पहले ही कमरे के सामने रुकते हुए कहा। मुझे अफसोस है कि बरामदे में कुछ अंधेरा सा है, लेकिन थोड़ी देर में चांद निकल आएगा और ये फिज़ा बेहद रोमांटिक हो जाएगी। हा हा हा। उसने अचानक ठहाका लगाया और उसके सुनहरे दांतों की चमक ने पॉइंट को फिर डरा दिया। अगर आप कहें तो एक और लैंप लाकर बरामदे में रख दूं, वरना कमरे के लैंप से काम चला लीजिएगा। ये बराबर में वॉशरूम है, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी आया। उसके जाते ही पॉइंट को कुछ इत्मीनान हुआ और घबराहट की वो कैफियत जाती रही जो कुछ लम्हे पहले उस पर हावी थी। न जाने क्या बात है, इस आदमी की मौजूदगी में मुझे डर लगता है, उसने बड़बड़ाकर कहा। इस आदमी में कोई बुरी आत्मा समा गई है। अंधेरे में बिल्कुल एक मकड़ी की तरह चलता है। मकड़ी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मिट्टी के तेल से जलने वाला एक छोटा सा लैंप मेज़ पर रखा हुआ था। उसकी पीली रोशनी में पॉइंट ने कमरे का सरसरी जायज़ा लिया और ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं कि कमरे में नहायत बेशकीमत और उम्दा फर्नीचर लगा हुआ था। कमरे के कोने में रखी हुई ये मसहरी, ये कालीन, मेटल पीस पर रखे हुए महंगे सामान, खिड़कियों और दरवाज़ों के रेशमी पर्दे, छत से लटकता हुआ एक बड़ा झूमर। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी बादशाह के पुराने महल के सजे सजाए कमरे में आ गया है। उसे कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे उसने सर को झटका दिया और आगे बढ़कर लैंप की बत्ती ऊंची कर दी। अब उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर नहायत कीमती और खूबसूरत फ्रेमों में जड़ी हुई कुछ नायाब यानी दुर्लभ तस्वीरें भी लगी हैं। वो उन तस्वीरों के करीब गया और बारी बारी उन्हें देखने लगा, लेकिन पहली तस्वीर पर नज़र पड़ते ही दहशत से कांप गया। ये एक बड़ी भूरे रंग की मकड़ी की तस्वीर थी जो अपनी गोल गोल नीली आंखों से पॉइंट की तरफ घूर रही थी। पॉइंट को यूं महसूस हुआ जैसे मकड़ी में धीरे धीरे जान पड़ती जा रही है। वो दौड़कर पीछे हटा। उसकी टांगें कांपने लगीं और चेहरा पसीने से तर हो गया। मकड़ी बिलाशुबा हरकत कर रही थी। उसकी पतली पतली बालदार टांगें हरकत में थीं, मगर फौरन ही वो रुक गई। पॉइंट ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मुझे क्या होता जा रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? क्या फ्रेम के अंदर लगी हुई तस्वीर हरकत कर सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। ये सब नज़र का धोखा है। उसने लैंप हाथ में पकड़ा और दोबारा तस्वीर के नज़दीक गया। वाकई ये तो बेजान है, कागज़ पर बनी हुई। बरामदे में आहट हुई, फिर रोशनी की एक लकीर कमरे में आई। जेडल अपने भद्दे हाथ में एक और लैंप थामे खड़ा था। आप तस्वीरें देख रहे हैं मौसियो? कहिए, कमरा पसंद आया? दावे से कहता हूँ, इतना आरामदेह होटल आपको पेरिस तो क्या, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। आप हाथ मुंह धो चुके हों तो तशरीफ़ ले आइए। डाइनिंग हॉल में अभी 5 मिनट बाद डिनर होगा। क्या कुछ और मुसाफिर भी आ गए हैं? पॉइंट ने जल्दी से पूछा। जेडल ने ना में गर्दन हिलाई। अफसोस,
आपके सिवा आज कोई नहीं। मगर खैर, उसने अजीब अंदाज में कहा और पॉइंट का दिल नामालूम खौफ से धड़कने लगा। जेडल ने दूसरा लैंप बरामदे में रख दिया। अब वहाँ अच्छी खासी रोशनी फैल गई थी। पॉइंट ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सामने बेसिन लगा हुआ था। उसने टोंटी घुमाई, पानी की एक तेज़ धार निकली। हाथ मुंह धोने के बाद उसके होश ठिकाने आए। सामने लगे हुए आईने में अपनी शक्ल देखी। एक पीला थका हुआ चेहरा उसके सामने था। उफ खुदाया, 1 घंटे के अंदर अंदर कितना बड़ा बदलाव मेरी शक्ल में हो गया। ये पीला चेहरा, अंदर धंसी हुई आंखें, पिचके गाल, क्या ये मेरी सूरत है? तभी उसके मुंह से चीख निकल गई। दीवार के ऊपर भूरे रंग की एक मकड़ी चुपके चुपके हरकत कर रही थी। जिंदा और हरकत करती हुई मकड़ी। उसकी गोल गोल नीली आंखें पॉइंट के चेहरे पर गड़ी हुई थीं। फिर वैसी ही एक और मकड़ी बेसिन के पीछे से निकली, फिर एक और। उसने महसूस किया कि बाथरूम की दीवार और फर्श पर मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ हैं। वो पागल हो गया और उसने अपने भारी जूतों के जरिए कई मकड़ियाँ कुचल डालीं। ठहरिए मौसियो, ठहरिए। जेडल की भर्राई हुई आवाज़ उसके कानों में आई। आप तो इन सबको मार डालेंगे। पॉइंट गुस्से से पल खाकर उसकी तरफ दौड़ा। ये होटल है या? गाली उसकी ज़बान पर आते आते रह गई। वो होंठ चबाने लगा। खुदा की पनाह, मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ। मुझे इनसे सख्त नफरत है। और तुमने यहाँ मकड़ियों का अंबार जमा कर रखा है। कमरे में भी इन्हीं की तस्वीरें लगा रखी हैं। ये क्या किस्सा है? मुझे मकड़ियों से दिलचस्पी है मौसियो, जेडल ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे इनसे मोहब्बत है। मैं इन्हें पालता हूँ। ये सब मेरी पालतू मकड़ियाँ हैं। मुझे बहुत चाहती हैं। देखिए, आपको एक तमाशा दिखाऊं। वो आगे बढ़ा और उसने अपना दायां हाथ फैला दिया। पॉइंट को यूं लगा जैसे जेडल की हथेली एक बहुत बड़ी भूरी मकड़ी में बदल गई है। देखते ही देखते कई मकड़ियाँ बाथरूम की दीवारों पर निकल आईं और उछल उछल कर जेडल की हथेली पर आ गिरीं। पॉइंट का कलेजा हलक में आ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। अगर वो उस वक्त जेडल की तरफ देखता तो उसे उस शख्स की नीली नीली गोल गोल आंखों में वही वहशियाना चमक नजर आती जो मकड़ियों की आंखों में मौजूद थी। मैं खाना खाकर इस मनहूस जगह से जाना चाहता हूँ, उसने जेडल से कहा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। प्लीज़ मेरा सामान दोबारा कार में रखवा दो, और हाँ, किराया पूरी रात का दे देता हूँ। जेडल ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप उसके साथ डाइनिंग हॉल में आया। पॉइंट ने देखा, हॉल इतना बड़ा है कि उसमें एक वक्त में 200 मेहमान आसानी से खाना खा सकते हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर से छोटी दिखाई देने वाली इमारत अंदर से इतनी बड़ी किस तरह है। एक मेज़ पर बैठकर उसने जेडल की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। अभी खाना लाता हूँ मौसियो, आप तो ख्वामख्वाह नाराज़ हो गए। यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे अगर मालूम होता कि आपको मकड़ियों से इतनी नफ़रत है तो उस बाथरूम में कभी नहीं जाने देता। अब गुस्सा थूक दीजिए, मैं आपको कोई और कमरा दे देता हूँ। पॉइंट ने झल्लाकर जवाब दिया, खाना लाओ और अपना बिल मुझसे ले लो। उसने कोट के अंदरूनी जेब से अपना फूला हुआ बटुआ निकाला और नोट निकालने लगा। काश वो उस वक्त भी नज़र उठाकर जेडल की तरफ देख लेता। उसकी आंखों में फिर वही वहशियाना चमक जाग उठी थी, शायद बटुआ देखकर। ये लो, उसने कुछ नोट जेडल की तरफ फेंकते हुए कहा। अब खाना ले आओ, मैं आधी रात से पहले पहले पेरिस पहुंच जाना चाहता हूं। जैसी आपकी मर्जी, जेडल ने धीरे से जवाब दिया। ये कहकर वो डाइनिंग हॉल से चला गया। पॉइंट ने दांत भींच लिए और बड़बड़ाने लगा, ऐसा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। खाना बेहद लजीज था और शराब भी। पॉइंट ने जी भरकर खाया पिया। शायद हद से ज़्यादा खाने का असर था
कि उस पर मदहोशी की कैफियत तारी होने लगी और फिर उसे याद ही नहीं रहा कि वो तो पेरिस जाने का फैसला कर चुका था। मुझे किसी ऐसे कमरे में ले चलो जहां कोई मकड़ी वकड़ी ना हो, समझे? उसने ज़ेडल की तरफ बंद होती आंखों से देखते हुए कहा। उसने ज़ेडल की तरफ बंद होती नज़रों से देखते हुए कहा। ज़ेडल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे बढ़कर पॉइंट को सहारा देना चाहा। पॉइंट चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे हाथ न लगाओ, मैं खुद चल सकता हूँ। ज़रा ठहरो, 2 घूंट और पी लूँ। उसने आधा गिलास शराब से भर लिया और चढ़ा गया। मैं आपको कमरा नंबर 12 में लिए चलता हूँ मौसियो, ज़ेडल ने कहा। वो मेरे होटल का सबसे आरामदेह बेडरूम है। एक बार फिर उसे सीढ़ियों और गैलरी से गुजरना पड़ा। कमरा नंबर 12 वाकई निहायत शानदार था। बिस्तर के आसपास छोटी छोटी तिपाइयों पर फूलों के गुलदस्ते रखे थे। एक तरफ मेज़ पर शराब की बोतलें और गिलास भी रखे नजर आए। पलंग निहायत उम्दा और उस पर बिछा हुआ बिस्तर बेहद नरम था। ज़ेडल के जाने के बाद पॉइंट ने अंदर से लॉक लगाया, जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गया। उसका सर चकरा रहा था। वो जल्द से जल्द सो जाना चाहता था, लेकिन ना मालूम नींद क्यों नहीं आ रही थी। इतना लजीज खाना खाने और उम्दा शराब पीने के बावजूद वो अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी और परेशानी महसूस कर रहा था। उसने कई मर्तबा उठकर कमरे का चक्कर लगाया, खिड़की से लगकर बाहर झांकता रहा, जहां अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। उसने सरहाने रखा हुआ लैंप जलाया, अपने सूटकेस से एक नॉवेल निकाला और उसे पढ़ने लगा। न जाने वो कितनी देर नॉवेल पढ़ता रहा। उसके हाथ पैर धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे थे। फिर उसे यूं लगा जैसे लैंप की रोशनी आप ही आप मद्धम होती जा रही है। थोड़ी देर बाद बत्ती का शोला भड़का और बुझ गया। अब वो घुप अंधेरे में घिर चुका था। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। बड़ी मुश्किल से तकिए के नीचे रखी हुई अपनी घड़ी उठा सका। अंधेरे में घड़ी की सुइयां चमक रही थीं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अचानक दाईं तरफ से एक अजीब आवाज़ उसके कानों में आई, करर करर, जैसे कोई जानदार चीज़ दीवार पर रेंग रही हो। वो कान लगाकर ये आवाज़ सुनने लगा। फिर दहशत से उसके रोंगटे खड़े होने लगे। रहस्यमयी आवाज़ धीरे धीरे उसके नज़दीक आ रही थी। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर कुछ नज़र नहीं आया। कुछ लम्हों के लिए आवाज़ रुकी और फिर शुरू हो गई। पॉइंट का जिस्म अब सुन्न हो चुका था। बेहद कोशिश के बावजूद वो बिस्तर से हिल नहीं सका। आवाज़ और करीब आ गई, करर करर। मकड़ी। पॉइंट ने पूरी ताकत जमा करके अपनी गर्दन आवाज़ की तरफ मोड़ी। अंधेरे में नीले रंग की 2 नन्ही नन्ही चमकदार आंखें नजर आईं। फिर धीरे धीरे उन आंखों के आसपास एक मकड़ी का जीता जागता साया बन गया। मकड़ी जिसकी 8 बड़ी बड़ी टांगें थीं और अंडे के बराबर बड़ा जिस्म, नीली गोल गोल आंखें पॉइंट को घूर रही थीं। पॉइंट की गर्दन पर कन खजूरे से रेंगने लगे। उसका दिल इस बुरी तरह से धड़क रहा था जैसे उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। मकड़ी अब उसके सरहाने से लगभग 2 फीट दूर थी। वो टिकटिकी बांधे पत्थर के एक बुत की तरह उसकी तरफ तक रहा था। करर करर। मकड़ी ने अपनी बालदार लंबी लंबी टांगें चलाईं। वो और करीब आ गई। पॉइंट की आंखें डर के मारे फैलने लगीं और गले की रगें फूल गईं। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मकड़ी अपनी जगह से उछली और पॉइंट के चेहरे पे आ गिरी। बदनसीब आदमी को एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे उसके मुंह पर दहकते हुए कोयले आ पड़े हैं। उसके हलक से एक तेज चीख निकली। फिर कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई।
डॉक्टर ने मोसियो पॉइंट की अकड़ी हुई लाश का मुआयना करने के बाद कुछ सोचते हुए कहा, समझ में नहीं आता जेडल कि इस शख्स की मौत कैसे हुई। जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नज़र नहीं आता। शायद पोस्टमार्टम के बाद कुछ पता चल सके। वैसे चेहरे से अंदाज़ा होता है कि इसकी मौत किसी दहशत या हद से बढ़े हुए डर की वजह से हुई है। बहरहाल ज़रा मुझे वॉशरूम का रास्ता तो बताइए, मैं हाथ धो लूँ। डॉक्टर हाथ धोकर कमरे में आया और दोबारा पॉइंट की लाश को देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक नन्ही मुन्नी मकड़ी पर पड़ी जो लाश की पेशानी पर रेंग रही थी। डॉक्टर ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया और मकड़ी को परे फेंक दिया। जेडल के सुनहरे दांत चमके। फिर उसने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डालकर नोटों से भरे हुए एक बटुए को छुआ और मुस्कुराने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।